नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। कुशीनगर जिले की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में 100% अंक हासिल कर इतिहास रच दिया। आकांक्षा को 720 में से 720 अंक मिले। इस सफलता पर आकांक्षा अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हौसला अफजाई करते हुए आकांक्षा को सम्मानित किया। अपनी मेधा से कुशीनगर के अभिनायकपुर की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने देश भर में यूपी का नाम रोशन किया है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट में 100% अंक लाकर इतिहास रचने वाली इस बेटी और उनके पूरे परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। प्रदेश सरकार ने आकांक्षा की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का भी निर्णय लिया है। भविष्य में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पूरी रकम एक मुश्त दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर जनपद की बालिका कुमारी आकांक्षा सिंह ने पूरे देश के अंदर नीट की इस परीक्षा को टॉप किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में उन्हें 100% अंक प्राप्त हुए हैं। मैं कुमारी आकांक्षा सिंह को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और कुमारी आकांक्षा सिंह समेत प्रदेश की सभी बालिकाओं को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन भी करता हूं। प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग उनके वहां पे जो भी यूजी की पूरी पढ़ाई में जितना भी उनका खर्चा आएगा, प्रवेश से लेकर के लॉजिंग फूडिंग के लिए, मैं समझता हूं कि मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से कहूंगा कि वह पूरा उन परिवार से उसका वो लेकर के और वन टाइम ही इसको पूरा उपलब्ध धनराशि उनको उपलब्ध करवा दें, जिससे प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मिशन शक्ति चला रहे सीएम योगी प्रदेश की इस बेटी से प्रभावित हैं, इसलिए उसे सम्मानित करने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों, खासकर बालिकाओं के लिए आकांक्षा रोल मॉडल है। लोग इस बच्ची से प्रेरणा लें। इसके लिए गाँव को जोड़ने वाली सड़क का नाम आकांक्षा के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षा ने सफलता का जो कीर्तिमान रचा है वो उनकी मेहनत, लगन, जज्बे और जुनून का सबूत है। उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से ब्राह्मण समाज को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि राज्य में ब्राह्मण समाज मौजूदा सरकार से नाखुश है। इस बीच यूपी से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हरिद्वार दुबे के एक बयान को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता हरिद्वार दुबे ने ब्राह्मणों की बीजेपी से नाराजगी के सवाल पर कहा था कि बीजेपी में आना ब्राह्मण की मजबूरी है, इसके अलावा वो कहां जाएं। अब इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ब्राह्मणों को बंधुआ समझ रखा है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा हमारे आपके सामने है। जब हरिद्वार दुबे जी, जिनको स्वयं राज्यसभा का नॉमिनेशन मिला और उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया ब्राह्मणों के प्रति, मैं अपील करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि इनका नॉमिनेशन विड्रॉ करें। प्रदेश भर के माफिया और भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब सरकार और भी कड़े कदम उठाने जा रही है। राजधानी लखनऊ में बबलू श्रीवास्तव सहित 119 भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने जा रही है। प्रशासन ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को राजधानी के 119 भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इनकी संपत्ति की तलाशी की जा रही है ताकि कार्रवाई की जा सके। इन भूमाफियाओं में ओम प्रकाश श्रीवास्तव, बबलू जैसे उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली तो खुद को किसान नेता कहने वाले भूमाफिया भी शामिल हैं। इस संबंध में एलडीए की तरफ से सभी अनुभागों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें सभी भूमाफियाओं की सूची है। इसके आधार पर संपत्ति खोजने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये पत्र ट्रस्ट, नूजल, सभी संपत्ति अधिकारी, रेंट और कॉमर्शियल विभाग को भेजे गए हैं। इनका स्वामित्व मिलते ही उनमें कागजों और निर्माण की जांच करके कार्रवाई की जानी है। बिजली की खपत मापने के लिए स्मार्ट मीटर की रीडिंग ही जंप नहीं करती, बल्कि वो कई गुना तेज भी चलते मिले हैं। राजधानी लखनऊ में स्मार्ट मीटर 30 गुना तेज चलते पाए गए, लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट को दबाए रखा गया। साल भर बाद पूरे प्रकरण का खुलासा होने पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गंभीर रुख अपनाते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ में बिजली उपभोक्ताओं के यहां लगे स्मार्ट मीटर 30 गुना तेज चलते मिले हैं, लेकिन मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट ही दबा दी। इसका खुलासा लगभग 1 साल बाद
तब हुआ जब स्मार्ट मीटर के तेज चलने की जांच रिपोर्ट राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के हाथ लगी। परिषद ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को इस मामले की जानकारी दी और दोषी बिजली कर्मियों और मीटर निर्माता कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। खबरों के मुताबिक ऊर्जा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को पूरे मामले की 15 दिन में जांच करा दोषी अफसरों और कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक्सीडेंट टेस्ट के लेवल जो जांच आई है मध्यांचल में दबाई गई थी कि मध्यांचल में जो भी डायरेक्टर से लेकर जो भी अधिकारी होंगे, निश्चित तौर पर ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन कहीं कहीं उसी मध्यांचल में जब पहले भार जंपिंग की बात आई तो भार जंपिंग की रिपोर्ट भी दब गई थी। इसके बाद जब हमने हंगामा किया तो वो रिपोर्ट बाहर आई। कल माननीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की और हमने उनको बताया कि किस प्रकार से अधिकारी जो हैं ये कहीं कहीं कंपनियों की साठगांठ करके रिपोर्ट को दबा देते हैं और पब्लिक उसका खामियाजा भुगतती है। अंततः ऊर्जा मंत्री ने उसे बहुत गंभीरता से लेते हुए उस पर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए और कहा कोई भी जो दोषी अभियंता है और मीटर निर्माता कंपनी कोई बचना नहीं चाहिए और 15 दिन के अंदर इस पर रिपोर्ट उन्होंने तलब किया। प्रदेश में अक्टूबर 2018 में स्मार्ट मीटर लगने शुरू हुए थे, लेकिन ये काम शुरू होने के साथ ही स्मार्ट मीटर के तेज चलने की शिकायतें भी आने लगी थी। मध्यांचल निगम के निर्देश पर 5 उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर के समांतर चेक मीटर लगवाकर जांच कराई गई। तब पता चला कि 3 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर कई गुना तेज चल रहे हैं, मगर उच्च अधिकारियों ने इस मामले को दबाकर उन उपभोक्ताओं के मीटर बदल दिए। हालांकि लगभग साल भर बाद ये जांच रिपोर्ट उपभोक्ता परिषद के हाथ लग गई। रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि गड़बड़ी साफ दिखाई देने के बावजूद भी संबंधित अधिकारी ने मामले की कोई कार्रवाई नहीं की। एक साल पहले यानी कि 2019 में स्मार्ट मीटर में खराबियों का मामला सामने आया था, जिसकी फाइल अधिकारियों के द्वारा दबा ली गई थी। अब मामला एक बार फिर से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के संज्ञान में आया है, जिसपे ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर यह निर्देश दिए हैं कि इसकी 15 दिन के अंदर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए स्मार्ट मीटर निर्माताओं के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ विकास श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, लखनऊ। कानपुर में एक घर में दबिश देकर पुलिस ने 6 सटोरियों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए बरामद किए। मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके का है, जहां पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने रावतपुर गांव में सपा नेता रमा यादव के घर पर दबिश दी। इस दौरान सट्टा खेलते 6 सटोरिये गिरफ्तार किए गए, साथ ही 11,38,000 रुपए भी बरामद किए गए। मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जुए और सट्टे की सूचना मिल रही थी, जिस सूचना पर एसपी साउथ और कल्याणपुर थाने की पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 6 लोगों को जुआ और पर्ची के माध्यम से सट्टा खिलवाते हुए पकड़ा गया है और इनके यहाँ से 11 लाख रुपए के आसपास बरामद की हुई है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रामा यादव पिछले कई सालों से सट्टा खिलवा रहा था, मगर स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने सटोरियों के मोबाइल जब्त किए हैं, साथ ही सट्टे की पर्चियां भी बरामद की हैं। मामले में कल्याणपुर थाना में केस दर्ज कराया गया है। गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को झटका लगा। प्रयागराज एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद को 13 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अतीक की ओर से व्यक्तिगत पेशी की छूट देने की अर्जी को खारिज कर दिया। अतीक अहमद के खिलाफ साल 2016 के कातिलाना हमले के मामले में आरोप तय होने हैं। स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद को व्यक्तिगत रूप से हाजिर करने के लिए यूपी के गृह सचिव को पत्र लिखे जाने का आदेश भी दिया है। जानलेवा हमले के एक मामले में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद को अहमदाबाद के साबरमती जेल से कोर्ट में तलब किया है। अतीक अहमद पर आरोप तय होना है। कोर्ट में उसकी मौजूदगी के लिए यूपी के गृह सचिव को पत्र लिखने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। अतीक अहमद की ओर से तलब न किए जाने और आरोप की कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराए जाने की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोप तय किए जाने के समय अभियुक्त की मौजूदगी जरूरी है। क्योंकि ये मामला आरोप तय होने की स्टेज पर है, यानी चार्ज फ्रेम होना है और उसमें कोई भी एक्यूज हो उसको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। लिहाजा कोर्ट ने उनकी इन दलीलों को एडीजीसी की बहस को सुनने के बाद उनकी इन दलीलों को खारिज कर दिया और दरखास्त को खारिज करते हुए 13 नवंबर को इलाहाबाद के विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको तलब करने के लिए गृह सचिव लखनऊ को ये निर्देशित किया है कि वो अतीक अहमद की पेशी जो है वो सारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेश कराना सुनिश्चित करें।
इससे पहले अतीक अहमद ने गुजरात से प्रयागराज की दूरी और खराब सेहत का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की अपील की थी। अतीक अहमद ने हत्या की भी आशंका जताई थी, लेकिन कोर्ट ने अतीक की अर्जी खारिज कर दी। उधर अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ध्वस्तीकरण के बाद अब अतीक अहमद के 11 बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। इन 11 बैंक खातों में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम सीज की गई है। संभल में अंकित कुमार नाम के सिपाही ने सरकारी पिस्टल से खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की तलाश में जुटी है। मामला संभल के हयात नगर पुलिस चौकी का है, जहां तैनात सिपाही अंकित यादव ने सरकारी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सिपाही अंकित का शव पुलिस चौकी में मिला। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी घटना की जांच की है। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में हयात नगर चौकी पर एक हमारा सिपाही अंकित यादव है, उसने अपने सर में गोली मार करके आत्महत्या कर ली है और अभी जो फोरेंसिक टीम है इसको बुलाया गया है जांच के लिए। बाकी आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। बॉडी अभी हॉस्पिटल भेजी जा रही है। बाकी अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर सरकारी पिस्टल से? हाँ, सरकारी पिस्टल थी जो उसने ले रखी थी और उसी में उसने आत्महत्या कर ली। मृतक सिपाही अंकित बिजनौर जनपद के चांदपुर थाना इलाके का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि अगले महीने अंकित की शादी थी। मृतक सिपाही के पिता की तहरीर पर अंकित के साथी अमित कुमार और देवेंद्र कुमार के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। देवेंद्र कुमार को निलंबित भी कर दिया गया है। गोंडा में पशु तस्करी और आपराधिक वारदातों में लिप्त होने के आरोपी बिटौरा के ग्राम प्रधान नंद किशोर के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 आलीशान मकान प्रशासन ने सील कर दिए, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। अवैध रूप से अंकुश संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी गैंगस्टर नंद किशोर बबवार की करोड़ों की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है। मनकापुर थाना क्षेत्र के बिटौरा गांव का प्रधान और गैंगस्टर नंद किशोर लंबे समय से वांछित था और कई बार जेल भेजा जा चुका है। जिला अधिकारी के आदेश पर एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में गैंगस्टर नंद किशोर के निवास स्थान सहित उसके कई मकान पर नोटिस चस्पा करते हुए कुर्क की कार्रवाई की गई। उसके प्लॉट को भी कुर्क किया गया। पुलिस के अनुसार करीब 8.5 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की गई है। हिस्ट्री शीटर अपराधी नंद किशोर बरुआर के विरुद्ध धारा 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है, जिसमें उसकी 8 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई वहाँ के उप जिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी मनकापुर के द्वारा टीम के सहयोग से करी गई है। ये एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी था जो हिस्ट्री शीटर भी है। गैंगस्टर नंद किशोर के काले धंधे के जरिए अकूत दौलत इकट्ठा की थी, लेकिन चंद मिनटों में ही उसके काले साम्राज्य को प्रशासन के आदेश पर सीज कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक उसके पास अन्य शहरों में भी कई संपत्तियां हैं, जिन पर जल्द ही प्रशासन कार्रवाई करने वाला है। नंद किशोर पर जिले के विभिन्न थानों समेत कई जिलों में 17 मुकदमे दर्ज हैं। रायबरेली में एक नाबालिग पर 4 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। आरोपी को पकड़ लिया गया है, जबकि पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के रहने वाले फिरोज पर अपने घर के सामने रहने वाली 4 साल की मासूम से रेप का आरोप लगा है। खबरों के मुताबिक आरोपी ने अपने घर ले जाकर मासूम के साथ रेप किया। मामले की जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। थाना खीरो जनपद रायबरेली में एक 4 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार का मामला सामने आया है, जिसके ऊपर इसमें आरोप लगाया गया है दुराचार करने का। वो भी नाबालिग है, अतः उसको कल विधिक कार्रवाई करते हुए जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पेश किया गया। बच्ची की हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में सट्टे के विवाद में 2 गुटों में हुए संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई। हत्या के बाद मामला और बढ़ गया। पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। मौके पर पहुंचे भारी पुलिस फोर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को काबू किया। अलीगढ़ थाना इलाके के सासनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत सराय मिस्र में सट्टा को लेकर 2 गुटों में बवाल हो गया। दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। विवाद बढ़ा और फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। गोली मारने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ की। स्थिति को काबू करने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ पीएससी की तैनाती करनी पड़ी। यहाँ पे मेरे दोस्त है
गोली मारी है, ढाबा का चढ़ के गिर पड़ा। संजय ने धक्का मार दिया, अरे मुझे मार के भाग गए रघुवीरा करके। कौन लोग? तो गोली लगी थी, उनका लेके पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा था, हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट कर दिया था। और हम यहाँ पे लोग थोड़ा सा आक्रोशित हैं, तो हमारा प्रयास फोर्स लगा के सबको शांत कर रहे हैं। और जो मुलजिम और एक मुलजिम पुलिस का कब्जा में है, हिरासत में ले लिया हम लोगों ने, और दूसरा मुलजिम बाहर है, उसको पकड़ने की टीम गठित की जल्दी से पकड़ लिया। गोलीकांड में युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पीएससी और पुलिस की तैनाती है। आरोपी के भाई को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मामला संवेदनशील है, लिहाजा पुलिस पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। यूपी में राज्यसभा चुनाव अब और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीजेपी के 9 सीटों में से 8 पर प्रत्याशी खड़ा होने के बाद चर्चा हो रही थी कि बसपा का प्रत्याशी नवी सीट जीत सकता है। पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी रामजी गौतम की जीत का गणित ठीक होने का दावा किया था, लेकिन अब समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। बीएसपी प्रत्याशी के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना नाम वापस ले लिया है। कहा जा रहा है कि 5 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी है। यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उम्मीदवार रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। इतना ही नहीं, इन 5 प्रस्तावकों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी मुलाकात की, जिसके बाद अब बीएसपी में बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। जो उम्मीदवार लड़ाया किससे बातचीत करके चुनाव लड़ाया, सवाल ये। रणनीति हमारी कुछ नहीं है, हमारे जो वोट हैं वो हम अपने उम्मीदवार को देंगे। सेकंड प्रायोरिटी वोट हम अपने दूसरे उम्मीदवार को देंगे, और इसके अलावा जो सेकुलर माइंडेड लाइक माइंडेड पार्टीज हैं। बीएसपी के 5 विधायक अचानक विधानसभा में अपना प्रस्ताव वापस लेने पहुंचे, जिससे यूपी की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई। असलम चौधरी, असलम रायनी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकम लाल बिंद और गोविंद जाटो ने अपना प्रस्ताव वापस लिया। असलम चौधरी की पत्नी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। उत्तर प्रदेश में आज के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम में, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों ने अपने पार्टी के प्रत्याशी के प्रस्तावक के रूप में अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है, लिखित दिया है। यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विपक्षी दल जो अब तक उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण की नाम की राजनीति करके सत्ता में आए थे, अब सत्ता से दूर होने के बाद लगातार उनके बीच के समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। अखिलेश यादव 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, 2019 में बसपा के साथ मिलकर लड़े, लेकिन नतीजा क्या हुआ यह सबके सामने है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जनाधार विहीन और मुद्दा विहीन विपक्ष नए नए प्रयोग कर रहा है। चुनाव के लिए बीएसपी के सामने मुश्किल है कि उसे किस पार्टी का समर्थन मिलता है, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य छोटे दल बसपा का विरोध जता चुके हैं और बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। दूसरी ओर सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश बजाज की ओर से भी छोटे दलों और निर्दलों को साधने की कोशिश की जा रही है। यूपी में 10 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से 8, समाजवादी पार्टी का 1, बहुजन समाज पार्टी का 1 और 1 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। यूपी में 9 नवंबर को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये सीट अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की वजह से खाली हुई है। सदस्यता रद्द करने के हाईकोर्ट के 16 दिसंबर 2019 के फैसले को अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी विचाराधीन है। इस वजह से चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने का ऐलान नहीं किया था। इसको लेकर शफीक अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस सीट पर उपचुनाव कराने की मांग की थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराने के आदेश दिए गए थे। इसी आदेश को अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 अक्टूबर को स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश दिया था। यूपी की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।